नमस्कार। IND एजेंडा समागम सौगात और आस में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। राजधानी भोपाल में एक बड़ा आयोजन सिंधी समाज का समागम और इस कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। जहां संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सिंधी समाज को लेकर कहा कि इस समाज का देश के विकास में जो योगदान है वो बहुमूल्य है, भले उसकी चर्चा उस हिसाब से नहीं हुई हो। इसके अलावा अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगर हम बात करें तो उन्होंने तमाम सारी घोषणाएं, तमाम सारी जो सौगात है इस समाज को लेकर उसका ऐलान किया। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात जो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि कहीं ना कहीं अखंड भारत के लिए जो काम है, जो अलग अलग समाज की भूमिका है, इसमें सिंधी समाज का भी अहम योगदान है। सबसे पहले हम आपको इससे जुड़ी ये खास रिपोर्ट सुनाते हैं, दिखाते हैं, फिर हम चर्चा में आएंगे। मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में तमाम सियासी दलों के बीच खींचतान शुरू हो गई है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों की एक एक वोट पर नजर है। ऐसे में वो वर्ग भी अहम होते जा रहे हैं जो अब तक उपेक्षित माने जा रहे थे। इसी कड़ी में बीजेपी ने सिंधी वोटों को साधने की कोशिश की है। भोपाल में संघ प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी में सिंधियों की सामाजिक संस्था भारतीय सिंधु सभा का बड़ा सम्मेलन हुआ, जिसमें सिंधी समाज के त्याग का जिक्र करते हुए उन्हें हिंदुत्व के लिए सब कुछ बलिदान करने वाली कौम कहा गया और साधने की पूरी कोशिश की गई। उसने सिंधु और सिंध का सहभाग रहा है। आज भी वो आम लोगों की ओर से होना पड़ेगा। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सिंधी समाज के हित में कई अहम ऐलान किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत कंवरराम और शहीद हेमू कालाणी की जीवनी सिलेबस में शामिल की जाएगी। अगले महीने से सिंधु दर्शन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। सिंधु दर्शन के लिए 25,000 रूपए प्रति तीर्थयात्री अनुदान दिया जाएगा। सिंधी साहित्य अकादमी का बजट बढ़ाकर 5 करोड़ किया जाएगा। मनुआ भान की टेकरी पर हेमू कालाणी की प्रतिमा लगाई जाएगी। जबलपुर, इंदौर में सिंधी बाहुल्य क्षेत्रों में हेमू कालाणी की प्रतिमा लगाई जाएगी। मध्य प्रदेश में सिंधी संस्कृति का संग्रहालय बनेगा। 1614 वर्ग फीट के मकान को 1% मूल्य पर पट्टा मिलेगा। सिंधी समाज के लोगों की दुकानों का भी पट्टा वैध किया जाएगा। मध्य प्रदेश ही नहीं, देश भर में सिंधियों को बीजेपी का परंपरागत वोटर माना जाता रहा है। इसकी एक वजह शायद बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी भी रहे हैं, जिनका दशकों तक पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी के बाद दूसरा स्थान रहा है। लेकिन बाद में सिंधी समाज बीजेपी से दूर होने लगा। बीजेपी फिर सिंधी वोटों को साधने की कोशिश में लगी है।
तो कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने सिर्फ सिंधियों के वोट लिए हैं, उन्हें कुछ दिया नहीं है, इसलिए अब वो उसके झांसे में आने वाले नहीं हैं। सिंधी समाज का इवेंट मैनेजमेंट चुनाव के लिए 18 साल से मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे थे, तब सिंधी समाज की याद क्यों नहीं आई? पट्टे पहले हो सकते थे, केवल चुनाव में वोट लेते रहे। पिछली बार सिंधी समाज विमुख हुआ, तब इनको याद आई कि नहीं, ये समाज भी विरोध में जा सकता। 21,000 घोषणाएं पहले उनके नाम से हैं। ये सब चुनावी मैनेजमेंट है, लेकिन चुनाव में सरकार बीजेपी की बनना नहीं है। लोग कह रहे हैं कि अब हम बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, और जितनी भी घोषणाएं हो रही, उनका कहना है कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। मध्य प्रदेश की कई शहरी विधानसभा सीटों में सिंधी वोट चुनाव में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। बीजेपी 2023 में अपना वोट बैंक 51% करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसके लिए वो एक एक वोट सहेजने की कोशिश में लगी है। इसके साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वो हिंदू वोटों को एकजुट करने की रणनीति तैयार कर रही है। भोपाल में सिंधी समाज का सम्मेलन तो सामाजिक था, लेकिन संघ प्रमुख मोहन भागवत और सीएम शिवराज सिंह चौहान की इसमें मौजूदगी के जरिए बीजेपी ने सिंधी समाज को साधने की पूरी कोशिश की है। देखना ये है कि बीजेपी इसमें कितनी कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। अब एक नजर IND पॉइंट्स पर डाल लेते हैं। सिंधी सम्मेलन के जरिए क्या हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का एजेंडा सेट करने की कोशिश की गई है? सिंधी समाज के हित में शिवराज सिंह चौहान के ऐलान का कितना चुनावी फायदा? सिंधी सम्मेलन भी संघ के हिंदू वोटों को एकजुट करने की रणनीति का हिस्सा? यह बड़ा सवाल। और क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी की चुनावी पिच तैयार कर रहा RSS? आज इसी मसले पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, फिर से चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान आज हमारे साथ इस चर्चा में हमारे साथ में हैं। वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी, स्वागत है योगेश जी आपका। हमारे साथ में है शंकरलाल तिवारी साहब, पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता भाजपा, आपका स्वागत है। और हमारे साथ में सिद्धार्थ राजावत जी, प्रवक्ता कांग्रेस, राजावत जी आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं योगीराज जी आपके पास में आता हूं। जिस तरह से कार्यक्रम सिंधी समाज का था, सामाजिक कार्यक्रम था, लेकिन जिस तरह से शिरकत संघ प्रमुख मोहन भागवत ने उसमें की, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की, और कहीं ना कहीं जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि संघ एक बड़ी रणनीति के तहत ये जो चीजें हैं वो कर रहा है, खासतौर पर हिंदू वोटों को एकजुट करने के लिए, इसी दिशा में इस कार्यक्रम को भी देखा जाए? नहीं, ये तो खैर लक्ष्य है ही है, क्योंकि संघ इस दिशा में बहुत लंबे समय से काम कर रहा है। और संघ उन क्षेत्रों में भी, उन सेगमेंट में भी काम कर रहा है जो छोटे छोटे पॉकेट्स जिनको अपन कह सकते हैं, जो संख्या बल के मान से कम है, लेकिन संघ को ये लगता है कि ये हिंदू राष्ट्र की जो अवधारणा को लेकर वो चल रहे हैं उसमें ये थोड़े बहुत भी सहायक हो सकते हैं। तो संघ वहां जाने की कोशिश कर रहा है और वहां के बड़े बड़े लोगों के, बड़े बड़े नेताओं से बातचीत करता है। संघ के लोग वहां जाते हैं, मिलते हैं उनसे, उनके धर्म को, उनके उसको समझते हैं, उनकी परंपरा को समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो रणनीति भी बनाते हैं। और सिंधी तो एक बहुत बड़ा तबका है, देखा जाए तो मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, ये बाहुल्य, मतलब एक एक सीट तो है ही। अभी भी आप देखें तो भोपाल में डोमिनेट है ही, इंदौर में महापौर शंकर लालवानी इसी समाज से आते हैं, ग्वालियर में इनकी अच्छी उपस्थिति है, जबलपुर में इसरानी जी रहे हैं। तो ये जो 4 जो मध्य प्रदेश के जो बड़े नगर जिसको बोल सकते हैं, उनमें डोमिनेटिंग पोजीशन में है सिंधी वोट। और मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश की कम से कम 10 से 11 विधानसभा सीटों पर इफेक्ट करते हैं। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा लगता है बीजेपी को, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब 2-2, 3-3 सीटों का टोटा पड़ रहा है तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
और ये बात भी सही कि परंपरागत रूप से सिंधी जो समुदाय है वो बीजेपी के साथ रहा है। जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में बताया, बड़े नेता लालकृष्ण अडवाणी शुरू से ही बीजेपी के साथ रहे और हिंदुत्व की विचारधारा को के ज्यादा करीब है वो लोग, क्योंकि उन्होंने भारत भी देखा है और पाकिस्तान भी देखा है। वो दोनों संस्कृतियों को बहुत करीब से उन्होंने देखा है और उसके बाद वो अपने आप को हिंदू संस्कृति के ज्यादा नजदीक पाते हैं। इसी चीज का लाभ संघ ने उठाने की कोशिश की है और उनको जोड़ने की कवायद की। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तादाद में भोपाल में ये सम्मेलन हुआ, मुझे तो ये बड़ा सक्सेसफुल सम्मेलन नजर आता है, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा लोग जुटे, तो ये एक बड़ी कामयाबी है। और मुझे ऐसा लगता है कि पिछले डेढ़ दशकों से सिंधी समाज को लेकर इतना बड़ा प्रोग्राम तो नहीं हुआ अभी तक। चलिए, इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं हुआ और शायद मुझे लगता है कि भले मध्य प्रदेश की जमीन में इतना बड़ा ये कार्यक्रम हुआ है और इसके जरिए कहीं ना कहीं न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में या फिर जहां जहां इस समाज के लोग जो रह रहे हैं वहां तक एक मैसेज कन्वे करना है। मैं सीधे शंकरलाल तिवारी साहब के पास में आता हूं। शंकरलाल तिवारी साहब, जिस तरह से बीजेपी के लिए अब कहा जा रहा है कि 41% से 51% तक आपको पहुंचना है, इसे माना जाए, इस आयोजन को माना जाए कि अब बीजेपी एक माइक्रो मैनेजमेंट पर काम कर रही है, एक एक तबका, एक एक समाज को साधा जाए। ये कार्यक्रम बीजेपी का नहीं था, ये सिंधी संगठन के माध्यम से जी। और ये कार्यक्रम सिंधी समाज का समागम था और ये उनकी परंपरा के अनुसार था। उन्होंने इसको आयोजित किया था और परम पूजनीय मोहन भागवत जी को इसमें बुलाया। अभी अभी आदरणीय योगी जी ने अपनी पूरी बातों के भी अंत में कहा कि सिंधी समाज परंपरागत रूप से और भारतीय जनसंघ, भारतीय जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी का समर्थक रहा है, उनके साथ रहा है। ये भी उन्होंने अभी सब प्रदेश के श्रोताओं को बताया कि सिंधी समाज ही हिंदू समाज का जो एक विशिष्ट अंग नहीं, हिंदू समाज का ही है। ऐसा सिंधी समाज ने पाकिस्तान भी देखा, हिंदुस्तान के भी देखा और पाकिस्तान के बंटवारे के समय जो उन्होंने अत्याचार सहे, जो उन्होंने अपनी पुण्य पावन धरती छोड़ी, कहा गया है स्वर्णमयी लंका न मिले माँ, अवधपुरी की धूल मिले। सब कुछ मिल जाए, धन दौलत सब कुछ, और अपने जन्मभूमि की, अपने पुरखों की वो धरती जहां उनके अधिष्ठान रहे, जहां उनके खेत खलिहान रहे, जहां उनका कारोबार रहा, वहां से वो रातों रात मार काट के किसी तरह बचते खुचते कुछ लोग हिंदुस्तान आए। आपको एक बात और बता दूं कि संघ का कार्य जो है वो पाकिस्तान बंटवारे के पहले पाकिस्तान में जो गए कराची, लाहौर, रावलपिंडी या अन्य स्थान, लड़काना वगैरह, सिंध प्रांत, यहाँ भी संघ की शाखाएं थी, यहाँ भी संघ का कार्य था। शंकरलाल तिवारी साहब, एक बात आपने शुरुआत में कही, शंकरलाल तिवारी साहब, एक बात आपने शुरुआत में कही कि ये कार्यक्रम सिंधी समाज का था, बिल्कुल सिंधी समाज का ये कार्यक्रम था, लेकिन जिस तरह से एक सौगातों की झड़ी इस कार्यक्रम के जरिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमाम सौगातें इस वर्ग को लेकर दी, क्या माना जाए जिस तरह से लालकृष्ण आडवाणी की बात आती है कि जब तक वो रहे ये समाज पूरी तरीके से कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ में रहा, क्या छिटकता हुआ दिखा ये समाज और यही कारण है कि इस तरह की चीजें? ये कपोल कल्पना है। मैं बड़ी ईमानदारी से, बड़ी शिद्दत से, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ जी, इसलिए कि मैंने सतना में भी, कटनी में भी, जबलपुर में भी सबसे ज्यादा यहाँ पर है। अभी ईश्वर रोहाणी जी का नाम लिया था, आज उनका बेटा अशोक रोहाणी विधायक है 2 बार से, और इस नाते मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये कपोल कल्पना है, भ्रम फैलाने वाला डायलॉग है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंधी समाज वैचारिक रूप से बीजेपी के साथ। चलिए, वैचारिक रूप से जी, चलिए मैं सिद्धार्थ राजावत जी के पास मैं आता हूँ, मैं शंकरलाल तिवारी साहब में आता हूँ आपके पास। सिद्धार्थ राजावत जी हमारे साथ में है। सिद्धार्थ जी, जिस तरह से एक इस समाज का एक बड़ा आयोजन और तमाम सारी सरकार की तरफ से घोषणाएं की गई, सौगात दी गई, आपको ये क्यों लग रहा है कि ये कांग्रेस को ये चुनावी मैनेजमेंट है? देखिए, पहले तो मैं आपके माध्यम से श्री बालेश्वर महादेव में जो एक घटना घटी है, जो 35 श्रद्धालु जो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं आपके माध्यम से।
अब जैसा कि मैं अभी शंकर लाल जी को भी सुन रहा था, बहुत वरिष्ठ हैं और पूर्व विधायक हैं, और योगी राज जी भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो उनकी भी बात मैंने सुनी। देखिए आप, विगत 17-18 वर्ष हो गए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आए हुए। अभी आए थे, उन्होंने बोला था हम स्वर्ण प्रदेश बनाएंगे, उसके बाद बोला आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे। तीनों में कहीं ना कहीं चूक हुई। उसके बाद इन्होंने बोला हम गुजरात मॉडल पे मध्य प्रदेश बनाएंगे। तीनों ना बनाते हुए एक तरफ कहीं ना कहीं जनता के साथ अहित हुआ, अत्याचार में मध्य प्रदेश अव्वल पे गया। लगभग 25,000 झूठी घोषणाएं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी कर चुके हैं, जिनको बड़ा संवेदनशील बोला जाता है। मैं तो उनको हमेशा हर डिबेट में संवेदनहीन बोलता हूं, क्योंकि वो घोषणाएं पहले लेके जाते हैं और वो क्रियान्वित बाद में होती है। आप देखिए 25,000 जो घोषणाएं थी वो आज भी पाइपलाइन में है। उसके तत्पश्चात इवेंट मैनेजमेंट उनका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरीके से वो जानते हैं किस प्रकार से मेरे को अपनी खामियों को छुपाना है और किस प्रकार से जनता को लुभाना है। आपको शायद याद होगा, मैं आपकी डिबेट में बैठा था और उस डिबेट में भी मैंने बोला था कि इन्होंने ओबीसी सम्मेलन किया। क्या ओबीसी सम्मेलन जो किया था उसमें जो वादे किए थे क्या उनने पूरे किए? उसके बाद आप देखिए एक दलित सम्मेलन किया बहुत बड़ा, SC/ST वर्ग का। क्या वो दलित सम्मेलन जो हुआ था उन दलित भाई बहनों को उनका हक मिला? मैं पूछना चाहता हूं। 1.5 लाख बैकलॉग के पद भरे नहीं गए हैं। अब उसके बाद इन लोगों ने तत्पश्चात 2-3 माह बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आते हैं और यही मैदान था जहां पर आदिवासी सम्मेलन होता है और आदिवासियों को बड़ी बड़ी सौगात दी जाती है और उसमें लगभग 25 से 30 करोड़ रुपया खर्च होता है उस आदिवासियों को लाने में, ले जाने में, उस इवेंट करने में। क्या उन आदिवासी भाई बहनों को मिला? 4,550 आदिम जाति कल्याण विभाग बंद कर दिए गए। उनको जो केंद्र से राशि आती थी वो दी नहीं गई। 60% जो राशि केंद्र से आती है, 40% शासन मध्य प्रदेश देता है। उनकी वो मूलभूत जरूरतें पूरी नहीं की गई। राजावाजी ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं, राजावाजी जो बात आप ठीक है कह रहे हैं। मेरा सीधा सवाल, चूंकि हम इस पर जो आज का एजेंडा है, मैं चाहता हूं उस पर हम केंद्रित रहें। मेरा सीधा से मैं आपसे सवाल कर लेता हूं कि जितने नजदीक इस समाज से, राजावाजी मेरा सवाल ले लीजिए, मैं आपको ही सुन रहा हूं, दर्शक आपको सुन रहे हैं। जितने इस वर्ग से, समाज से जितने नजदीक बीजेपी रही है, कांग्रेस क्यों नहीं पहुंच पाई? देखिए मैं आपको ये भी स्पष्ट कर दूं, जिनको ये लोहा पुरुष बोलते थे, जिन्होंने देश के सशक्त प्रधानमंत्री की बात करते हैं, हर हर मोदी घर घर मोदी, जो सौगात जिन्होंने दी, लोहा पुरुष श्री लालकृष्ण आडवाणी जी, उनको किस प्रकार से चिमटे से उठा के अलग रख दिया गया। जिनका इस देश में एक बहुत बड़ा योगदान है, जो पंडित स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और वो दो एकमात्र ऐसे थे जो 2 सीट से भारतीय जनता पार्टी और संघ को इस मुकाम पर लेकर आई। किस प्रकार से उनकी बेकदरी की गई, किस प्रकार से समाज को, किस प्रकार से इस समाज के साथ में GST लागू करके, देखिए सिंधी समाज, चलिए मुझे लगता है राजावती उस सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे। मैं कहना चाहता हूं कि जितने नजदीक बीजेपी समाज की पहुंची, आखिर कांग्रेस क्यों नहीं? मैं दोबारा आपके पास में आऊंगा। योगीराज योगेश जी हमारे साथ में है। योगीराज जी, एक चीज और इसमें 2 चीजें बड़ी हैं। एक तो जिस तरह से तमाम जो ऐलान किए गए CM शिवराज सिंह चौहान की तरफ से, मुझे लगता है कि ये पहली बार होगा कि इस लेवल पर इतने ऐलान। क्या इसमें इस समाज को लेकर, ठीक है हम लगातार जिस तरह से कह रहे हैं कि बीजेपी के काफी नजदीक ये समाज रहा है, कुछ जिस हिसाब से इसको इनके विकास के लिए, उत्थान के लिए जो चीजें होने थी, उसमें कहीं ना कहीं कुछ देरी हुई है? नहीं, देखिए देरी और जल्दी तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि कब कौन किस हिसाब से, और ये देश काल परिस्थितियों पर डिपेंड करता है कि आज उनकी डिमांड क्या है। और आप ये देखो कि पिछले कुछ समय से बीजेपी ने इस पर बहुत फोकस किया है और प्रदेश संगठन में भगवान दास सबनानी को बड़ी जिम्मेदारी थी। तो एक स्ट्रेटेजी के तहत उन्होंने ये किया है, क्योंकि ये तबका कहीं ना कहीं बीजेपी से छूट रहा था। और भोपाल में लंबे समय तक कांग्रेस की सीट रही, बैरागढ़ की जो सीट रही है, नारीमल नरियानी लंबे समय से वहाँ विधायक रहे, लेकिन बीजेपी की तरफ से ऐसा एज ए कोई कैंडिडेट नहीं आ पाया। अब ये इस बार पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी बदली है। और अंदर की अपन बात करें, शायद आपको भी पता होगा, इस बार जो विधानसभा हुजूर, जो विधानसभा में भोपाल के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ, जी, उसका बहुत बड़ा हिस्सा बैरागढ़ में आता है। बैरागढ़ चूंकि उन्हीं का नगर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां से इस बार
सिंधी समाज को प्रतिनिधित्व मिलेगा और इतनी तेज स्ट्रेटेजी पे काम, सूक्ष्म स्ट्रेटेजी पे काम किया जा रहा है कि जो हुजूर के वर्तमान विधायक हैं रामेश्वर शर्मा, उनको भी शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये एक इंटरनल पॉलिटिक्स है बीजेपी की, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये बताने की भी कोशिश है कि हम कम से कम दो चार सीटों पर हम इन्हीं समाज को टिकट देंगे, और इसके तहत भोपाल में भी ये काम हो रहा है। दूसरा, सिंधी पंचायत, ये जिसके बैनर तले ये प्रोग्राम किया गया, उन्होंने भी बहुत लंबे समय से, ना तो उनका इंदौर में प्रोग्राम हुआ, ना जबलपुर में, ना भोपाल में, तो ये एक बड़ा प्रोग्राम उस समाज की तरफ से भी था। शिवराज जी ने जो घोषणाएं की हैं वो डेफिनेटली इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे हेमू कालानी उनके एक बड़े क्रांतिवीर जिसको बोल सकते हैं, और बहुत अपन उसको ऐसा मान सकते हैं जैसे शहीद भगत सिंह स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में बहुत कम उम्र में शहीद हो गए, हेमू कल्याणी उनसे भी कम उम्र में शहीद हो गए। तो ऐसे ऐसे लोग जो जवानी नहीं देख पाए और देश के लिए उन्होंने अपने प्राणोत्सर्ग कर दिए, तो यदि उनको स्मृति में भोपाल में मूर्ति स्थापित की जा रही है या इंदौर में मूर्ति लगेगी, तो कहीं ना कहीं समाज इस दिशा में सोचता है और आकर्षित भी होता है कि हमारे वीर सेना नायकों को पार्टी याद कर रही है। दूसरा, इसके अलावा भी भोपाल के संदर्भ में भी आप बात करो, तो भोपाल इतना समृद्ध सिंधी समाज ने भोपाल को दिया है। एक सवाल आपसे कर लेता हूं, मैंने वो राजावत जी से भी सवाल किया था कि अगर बात की जाए बीजेपी के, तो तमाम सारे नेता हैं, चाहे हम इंदौर का उदाहरण देख लें, चाहे हम भोपाल का उदाहरण देख लें, या फिर हम जबलपुर की बात करें, लेकिन कांग्रेस की क्या इस तरह की स्ट्रेटेजी नहीं रही है? ये वर्ग कांग्रेस से छिटका रहा है? नहीं, बीते कुछ, मैंने कहा ना, ये तो कांग्रेस की जीतते थे भैरागढ़ में तो, लेकिन अब वो क्यों दूर हुए वहां से? पिछले 25 सालों से वहां से कोई कैंडिडेट नहीं जीता इनका, तो कहीं ना कहीं वर्ग उनसे छिटका है। और ऐसे कोई प्रोग्राम्स भी लॉन्च नहीं किए। अभी भी आप देखो प्रदेश संगठन में यदि बात करें कांग्रेस में, तो समाज को इतना प्रतिनिधित्व नहीं है जितना कि बीजेपी में मिला। ये हो सकता है कि अभी तो काफी समय अब मिल जाए, लेकिन जो एक पार्टी संगठन में, जो क्योंकि सरकार में तो सत्ता में है ही नहीं भी कांग्रेस, पर लेकिन संगठन में जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए वो भी कम है। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि बीजेपी उनके ज्यादा नजदीक है, या वो अपने आप को बीजेपी के ज्यादा नजदीक। चलिए शंकरलाल तिवारी साहब, मान लिया जाए इसके जरिए जो चुनावी पिच है वो और मजबूत होगी बीजेपी की। मैं चुनाव की दृष्टि से इस समूचे न डिबेट को देख रहा हूं और न इस सिंधी पंचायत के सम्मेलन को, समागम को देख रहा हूं। ये ठीक है कि चुनाव सिर पर है, तो मीडिया, विश्लेषक, राजनीतिक और तमाम लोग इसको भी उसमें जोड़ेंगे। आप जोड़ रहे, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं, पर मैंने शुरू से आपको बताया, आदरणीय योगी राज जी ने काफी बातें कह दी हैं, शुरू से मैंने आपको बताया कि सिंधी समाज का वैचारिक अधिष्ठान है संघ, और जितना अन्याय, अत्याचार और जुल्म सिंधी समाज ने पाकिस्तान बंटवारे के समय सहा, वो शायद किसी ने नहीं सहा। इस नाते भी सिंधी समाज, आप पूछ रहे थे कि कांग्रेस के साथ क्यों नहीं गया, कांग्रेस क्यों कुछ नहीं कर पाई? कांग्रेस कोशिश ही नहीं करी। इसलिए उसने कोशिश नहीं करी कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण के पीछे पड़ी रही। बेबाक तरीके की बात यह है, और वो अपने को सिंधी समाज के लोगों को शुरू से, चलिए सिद्धार्थ राजावत जी के पास में आ जाते हैं, क्योंकि वक्त की कमी है। राजावत जी कुछ बात कह रहे थे, चलिए राजावत जी, शंकरलाल तिवारी साहब, वक्त की कमी है, राजावत जी। जी मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। एक तरफ मोहन भागवत बोलते हैं कि मुसलमान और हिंदुओं का डीएनए एक है, एक तरफ जाके वहां पे नतमस्तक होते हैं, और एक मुसलमानों के मजार पे, मस्जिद पे जाके, और एक तरफ बोल रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस कर रही है। मैं शंकरलाल जी आपको बता दूं आपके माध्यम से, 1947 में देश आजाद हुआ था, सर्वप्रथम कांग्रेस थी और गांधी जी थे जिन्होंने सर्वप्रथम, जो हमारे सिंधी भाई आए थे सिंध प्रांत से, सबसे पहले जो रिफ्यूजी कैंप बना था उसमें सबसे पहले आवंटन उन भाइयों को दिया। उसके बाद उनको, उनका जो व्यापार छोड़कर आए थे, उस व्यापार के बंटवारे के बराबर हिंदुस्तान में उनको जमीन दी गई, उनको तवज्जो दी गई। कांग्रेस पार्टी कभी भी सांप्रदायिकता की बात नहीं करती है, सारे समाज, सारे धर्म को लेकर चलती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हमेशा ईसाई मिशनरियों की मदद की है। अभी हेडलाइन चल रही थी। चलिए, तो फिर तीनों मेहमानों का मैं यहाँ पर शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर सिंधी समाज का बड़ा आयोजन, और इस आयोजन के जरिए जहां सरकार ने तमाम सौगातें इस समाज को दी है, वहीं अगर हम संघ प्रमुख मोहन भागवत की बात करें तो उनका भी एक विस्तृत दृष्टिकोण
इस आयोजन को लेकर। IND एजेंडा में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।